पिछले क्लास में हम लोगों ने विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मेथड को हमने देखा था। आज के क्लास में हम लोग को देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं ब्रज गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रज गुणनखंड विधि कहते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि जो है ये काफी आसान, बहुत ही आसान है, काफी आसान है ना? ठीक है, काफी आसानी से हम इसको क्या करेंगे, इस मेथड को हम सीख लेंगे, है ना, उसको जान लेंगे, परख लेंगे कि क्या है कैसा है। ठीक है, इसको ब्रज गुणनखंड विधि को समझने के लिए जो हमने जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप के बारे में बात किया था और बताया था कि व्यापक रूप कैसे होता है। तो अगर आपको याद हो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, बताइए क्या होता है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो इसी आपका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, दो चर क्या बोलते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो आपका मेथड है, तरीका है आपका ब्रज गुणनखंड विधि, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका हल करेंगे हम लोग। इसको इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी ब्रज गुणनखंड विधि से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, उससे रिलेटेड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको हम ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम व्यापक रूप को जानेंगे कि व्यापक रूप को आप जान चुके हैं, व्यापक रूप क्या होता है आपको याद भी होगा। तो पहले हम उसके व्यापक रूप को हम लिखते हैं। तो पहले जो आपका टॉपिक है उसको लिख देते हैं क्या, ब्रज गुणन। ब्रज गुणनखंड है कि ब्रज गुणन विधि है, इसको देख लेते हैं। ब्रज गुणन विधि नहीं, कभी तो इसको ब्रज गुणनखंड विधि भी बोला जाता है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि उसको क्या दिया, ब्रज गुणनखंड विधि है क्या दिया हुआ है, कौन सा दिया ब्रज गुणनखंड विधि क्या है। ब्रज गुणन विधि है, ठीक है, ब्रज गुणनखंड बोलते हैं, ब्रज गुणन विधि है, ब्रज गुणन विधि, ठीक है, ब्रज गुणन विधि। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हमको देखना है ब्रज गुणन विधि को देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक के समीकरण युग्म का व्यापक रूप को लिखेंगे। आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? तो आप जानते हैं कि a1x होता है प्लस b1y होता है प्लस आपका c1 होता है, आपका a2x होता है प्लस क्या होता है, b2y होता है और प्लस क्या होता है, c2 बराबर 0। इतना होता है आपका, पहले ही वीडियो में आपको दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप यही होता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना में दिक्कत नहीं है तो बोलिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा, अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसको करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि गुणांक क्या होता है। तो आप बहुपद में गुणांक के बारे में तो पढ़ चुके होंगे, ठीक है, गुणांक होता क्या है? किसी भी चर के सामने वाला जो अचर पद होता है और उसका जो संक्रिया होता है, जो प्लस माइनस होते हैं, वही क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। जैसे दो चैप्टर में आपको काफी बढ़िया से समझा दिया गया है, अगर वो नहीं देखेंगे तो बहुपद का वीडियो आप जाके पहले देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, क्या उसको आप देख सकते हैं या समझ सकते हो। अभी हमको बता दिए कि होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी चर के आगे, किसी भी चर के सामने जो अचर पद होते हैं, जो अचर पद होते हैं और वो जो उसका संक्रिया होता है, चिन्ह होता है प्लस और माइनस का, वही आपका क्या होता है, गुणांक होता है और उसी कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, बात समझना। तो अब बताइए x का यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है, गुणांक कौन है, a1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, a2। यहाँ पे y का क्या है, b1। यहाँ पे y का क्या है, b2। यहाँ पे ये तो खुद अचर पद है, ये तो c का खुद अचर पद है कि नहीं है ना, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमको
यहाँ पे लिखना है x और क्या लिखे x, यहाँ पे क्या लिखना है y, ठीक है। और ये क्या है अचर पद है तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे एक, क्या लिख दिया एक, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्या लिखे x y है और एक अचर पद, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको इस तरह से काम करना है, हमेशा ब्रजमंडली में हम y से काम करते हैं। कहाँ से करते हैं y से, कहाँ से काम करते हैं y से काम करते हैं, यानी y के कोएफिशिएंट यानी y के गुणांक से काम करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, y के गुणांक से काम करते हैं। अब y का गुणांक क्या है बताइए, y का गुणांक क्या है p1 और p2 है, ठीक है। तो इसके x के इस साइड में लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे क्या v1 लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे क्या v2। क्लियर, क्या किए y से हमेशा चलना है, कहां से चलना है आपको y से चलना है, फिर y पे ही आ जाना है, ठीक है। साइकिल की तरह है ना, जहां से चलेंगे वहीं से घुमा के फिर आएंगे, यानी एक साइकिल चलाएंगे इसको, ठीक है। तो हमको क्या करना है b से उठाना है, कहां से b से, तो पहले 1 में जाइएगा ना तब 2 से। तो सबसे पहले यहाँ पे x के इस साइड में हम लिखेंगे क्या b1 और उसके नीचे b2। अब b के बाद आएगा क्या आपका c आएगा, क्या आएगा b के बाद क्या आएगा आपका c आएगा। तो x के इधर हम क्या करेंगे आपका c1 और c2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे c1 और c2। तो हमने यहाँ पे लिखे क्या c1 और क्या c2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब c1 के बाद क्या आएगा फिर आपका a1 आ जाएगा, ठीक है। b1 से b1 b2 से कहाँ गए c1 c2 पर, और फिर c1 c2 से कहाँ आ गए a1 a2। तो अब उसके बाद यहाँ पर इसको मिल गया। अब y की इस साइड में हम क्या लिखेंगे आपका a1 और a2, कोई दिक्कत नहीं है a1 और a2। और फिर हम कहाँ आ जाएंगे फिर b के पास आ जाएंगे। एक साइकिल चल गया कि नहीं हो गया, एक चक्र में हम चल गया। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी इस साइड में क्या आपका b1 और b2, यानी हम चले कहाँ से b1 से चले और फिर b1 पे ही पहुंच गए, ठीक है। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने लिखा x, उसके बाद हमने लिखा क्या y, उसके बाद हमने क्या लिखा 1, उसके बाद हमने क्या लिखा 1 लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले b1 का यानी y का कोएफिशिएंट क्या है तो आपका b1 और b2। तो x के लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा b1 और b2 लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर b1 b2 लिख दिया, उसके बाद क्या बता अब अच्छा आगे वाला यानी c1 c2। तो c1 c2 को x के राइट साइड हमने लिख दिया, ठीक है, x के राइट साइड हमने क्या कर दिया लिख दिया। उसके बाद क्या फिर हम c1 के पास कहां जाएंगे a1 a2। तो a1 a2 के बाद a1 a2 कहां लिखना है y के राइट साइड में लिखना है। अब क्या जाना है राइट साइड में, बाएं पक्ष में लिखना है, बाएं साइड में हमको क्या करना है लिखना है। तो हमने फिर a1 a2 लिख दिया। फिर अब कहां पे फिर आ जाएंगे फिर b1 b2 आ जाएंगे। तो एक के यानी अचर पद के फिर राइट साइड में यानी दाहिने साइड में हमको क्या लिखना है b1 b2 लिखना है। अगर इतना बात समझ में आया तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे करना क्या है, इसको क्रॉस नामे है ब्रजमंडली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस, यानी b1 में c2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है, क्रॉस करेंगे। फिर b2 में किसे करेंगे c1 से, फिर c1 में किसे करेंगे a2 से, फिर c2 में किसे करेंगे a1 से, फिर a1 में किसे करेंगे a2 से, फिर a2 में किसे करेंगे b1 से। इतना कोई दिक्कत बताइए, बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, हमने क्या किया इतना बात लिखने के बाद b1 में c2 से गुना, b2 में c1 से, c1 में a2 से, c2 में a1 से, a1 में b2 से, मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब इतना में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो आपका x ऐसे ही ठीक है, x आपका ऐसे ही ठीक है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण आ रहा है, x ऐसे ही ठीक है। अब b1 में c2 से करेंगे तो क्या होगा b1 c2 होगा कि नहीं होगा, b1 c2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब अपने से यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब ये b2 और c1 क्या लिखेंगे b2 c1 होगा। हमने क्या किया x यहीं पे ठीक है, b1 c2 गुना करेंगे तो b1 c2 तो होगा ही होगा, माइनस अपने से, और फिर b2 c1 हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बराबर, क्या लेंगे बराबर, फिर लिखेंगे y, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे, और फिर क्या होगा c1 a2 क्या लिखेंगे c1 a2 लिखेंगे ना, यानी c1 a2, फिर अपने से माइनस, और फिर क्या c1 c2 a1, क्या c2 a1 यानी c2 a1, फिर बराबर है तो बराबर, इस पर क्या है एक है तो एक लिखिए, फिर क्या लिखेंगे a1 b2 माइनस अपने से, और a2 b1 गुना, इतना में कोई दिक्कत बताइए। हमने क्या किया x है x को लिखा, बराबर लिखा, b1 में c2 करेंगे तो b1 c2 आएगा, माइनस अपने से, फिर b2 में c1 करेंगे तो b2 c1 आएगा, क्लियर। फिर बराबर दे देंगे, फिर y है तो y लिखेंगे, फिर क्या करेंगे c1 a2 लिख देंगे, माइनस अपने से c2 a1 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, फिर a1 b2 में गुना करेंगे, फिर a2 b1 में माइनस लिख के अपने से माइनस लिख के a2 b1 में इतना रास्ता दे दें। अगर कोई दिक्कत हो आप हमको बताइए, इतना में अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब अगर इतना बात समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो एक बात
एक बार करना ये है, एक बार x को 1 के बराबर और एक बार y को 1 के बराबर रखना है। तो सबसे पहले x को क्या करना है, x को 1 के बराबर करिए एक बार, और एक बार y को क्या कीजिए 1 के बराबर करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले x को 1 के बराबर करते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे ये, यहाँ पे लिखेंगे जो x वाला टर्म है इसको लिखिए, x बराबर क्या लिखेंगे, v1 c2 माइनस v2 c1। अब बराबर क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे ना, 1 बटा क्या हो जाएगा a1 b2 और माइनस a2 b1 लिखेंगे। और आपको पढ़े हैं कि जब भी बराबर हो ना, इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, है ना, क्रॉस कर देते हैं, गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इससे x से गुना करेंगे, यहाँ पे x गुना क्या आएगा a1 b2 और माइनस a2 b1 आएगा कि नहीं आएगा। अब बराबर में अगर इससे इसको गुना करते हैं तो बताइए पूरा टर्म यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म में 1 से गुना करने पर वही पर आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे v1 c2 और माइनस v2 c1, कोई दिक्कत। अब बताइए x के साथ ये क्या है, x के साथ ये किसमें है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर, इस पद को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा v1 c2 माइनस v2 c1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी क्या हो जाएगा a1 b2 और क्या हो जाएगा माइनस a2 b1। यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। फिर उसी तरह इस तरह एक बार x को 1 के बराबर रखे तो x का वैल्यू निकल गया। अब एक बार y को 1 के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो y को 1 के बराबर कीजिए, ठीक है। तो अब y यहाँ पे लिखिएगा क्या, y बराबर क्या हो गया, y अपॉन में कितना है, y अपॉन में कितना है, y अपॉन में आपका है क्या c1 a2 और माइनस c2 a1 बराबर में फिर 1 बटा क्या हो जाएगा a1 a2 a1 कितना है a1 b2 और माइनस a2 b1। आप फिर जानते इसमें इससे गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका y क्या हो जाएगा a1 b2 और माइनस a2 b1, क्यों, y के साथ इससे गुना हो जाएगा। अब बराबर में ये पूरा गुना होगा तो यही आ जाएगा आपका c1 a2 और माइनस c2 a1 हो जाएगा, आई गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा y से ही ठीक है, इसको तो यहीं पे लिखेंगे ना c1 a2 माइनस c2 a1 और अपॉन ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी a1 b2 और माइनस a2 b1। यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका y का मान, क्या आ गया y का मान यहाँ पे आपका आ गया। क्लियर है, क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब ये तो हमारा आ गया तरीका, केवल वेरिएबल, यहाँ पे आपका वेरिएबल के कोएफिशिएंट को लेकर हमने यहाँ पे ये काम कर दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को इसी तरीका से हम क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट भी लेंगे, वेरिएबल भी लेंगे और तब सॉल्व करके देखेंगे। तो एक तो इस लंबा वाला मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर x का y का वही आएगा, और उसके बाद कोएफिशिएंट को हम अलग अलग लिख लेंगे और इसमें यानी इसमें x में रखेंगे और y में रखेंगे, तभी आंसर क्या होगा वही आएगा, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को यानी दिए गए 2 4 वाले रैखिक समीकरण यू के क्वेश्चन को, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम क्या करते हैं कि उसके कोएफिशिएंट को लिखकर इनमें हम रखते हैं तो जो x y का वैल्यू आएगा और इस जो लंबा सा ये जो प्रोसेस है इसके अनुसार सॉल्व करते हैं, तभी क्या होगा वही बात होगा। ये तो अगर अब सीधे सा बात है कि सब बच्चों को लगता है कि आसान यही लगता है। अब याद रखना x बराबर v1 c2 माइनस v2 c1 है ना, अपन में a1 b2 a2 b1 है ना, ये सब याद रखना होता है, बहुत झंझट होता है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका होता है ये करके निकाल लो, ठीक है। तो बच्चे जो है ना इसमें वैल्यू नहीं रखते, ठीक है, सीधे क्या करते हैं प्रोसेस से ही निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका तरीका हो गया बड़ा गुणनफल विधि से, ठीक है। और इसको ये लिख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा कि एक तो लंबा था ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही होगा जो पिछले वाला था, y बराबर 4 और x बराबर 2 है, वही आएगा इसके भी इसके सबसे भी, ठीक है। और डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू रखते हैं सॉल्व करते हैं तभी क्या होगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं सॉल्व करके देखते हैं, और यही है आपका बड़ा गुणनफल विधि, यही है कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका सेम नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए अब यहाँ पे जो है ना हमने जो आपका ये जो वृत्त खंड विधि लिखा हुआ था, ठीक है, जो कैसे हम लोग निकाले हैं एक्स और वाई को, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब कैसे निकाले हम निकाले हैं, इतना ही बात है, इसको हमने इधर लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे उसके आंसर। और नॉर्मली ये जो प्रोसेस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किए थे, इसको भी क्या करेंगे। तो वही था हमारा जो पुराना क्वेश्चन था, वो क्या था, x - 4y + 14 क्या था, x - 4y + 14 बराबर 0 इतना था, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। अब क्या था आपका 3x था और क्या था प्लस 2y, 3x + 2y और -14 बराबर 0 था, इतना था, 3x + 2y -14 बराबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि वो मान लेते हैं फर्स्ट है क्या है आपका, सेकंड है, माने नहीं मानिए कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात है कि कोएफिशिएंट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, कैसा होता है कोएफिशिएंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो सबसे आगे होता है साइन के साथ, वही उसका क्या होता है कोएफिशिएंट होता है और उसका नंबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है कैसे, ठीक। तो यहाँ तक जो है बहुत सारा वीडियो जो है ना यहाँ पे हम लोग देख लिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया। अगर हम चाहते तो इसको एक ही में क्या कर देते, मर्ज कर देते, लेकिन एक ही में मर्ज करने का मतलब ये हो गया कि कुछ बात आपका प्रतिस्थापन का भी आ जाएगा, कुछ बात आपका ग्राफिकल मेथड का भी आ जाएगा, है ना, कुछ बात जो है आपका क्या बोलते हैं विलोपन का भी आ जाएगा, और कुछ जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी आ जाएगा, है ना। तो मर्जिंग में जो है ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, इसीलिए जो है हमने क्या किया है, अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रोसेस को हमने बताया है। हर अलग अलग वीडियो में हमने क्या किया है, अलग अलग जो है आपको प्रोसेस हमने बताया है, अलग अलग मेथड जो है बताया है, ठीक है। तो पिछले सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में हमने क्या किया है कि उतना कॉन्सेप्ट बता दिया है जिसमें हम लोग का मतलब चैप्टर 1 में जो है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है हमने दे दिया है। उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है, इसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है कि ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफिक विधि से कैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम क्या करते हैं, हल निकालते हैं, ठीक है, हल कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने उसमें कुछ ट्रिक भी बताए हुए हैं दूसरे वाले वीडियो में। आप ग्राफीय विधि से बिना सॉल्व किए हुए, बिना ग्राफीय विधि से सॉल्व किए हुए आप बता सकते हैं कि दिए गए ग्राफ का, दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाए तो ग्राफ को उसका जो निरूपण है वो कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा कि आपका क्या बोलते हैं समांतर बनेगा, या आपका संपाती बनेगा, या आपका संपाती बनेगा, इसमें हम लोग देखा था, ठीक है। और काफ़ी जो है ना आसानी से जो है ना उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद तीसरे वीडियो में जो है हमने क्या देखा था, तीसरे वीडियो में हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना। तीसरे वीडियो में हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना हमने उसमें सॉल्व किए थे, काफ़ी एक्सप्लेन करके उसमें बताया गया है कि क्या है, कैसे एक एक पॉइंट को उसमें बताया गया है, एक एक स्टेप को बताया गया है। यहाँ तक कि उसमें ये भी बताया गया है कि प्लस और माइनस है तो क्यों है, सारा यानी कोई भी स्टेप जो है हमने उसमें क्या किया है, स्किप नहीं किया है, सारा बात को जो है, सारी बातों को हमने, सारे कॉन्सेप्ट को उसमें हमने डाल दिया है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया था, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें हमने सॉल्व किया था। उसके अगले वाले वीडियो में हमने क्या किया, विलोपन विधि को हमने बताया, ठीक है। विलोपन विधि भी बहुत ही आसानी से आप उसको समझ जाएगा। उस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को, अगर विलोपन विधि को, इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखते हैं तो हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि में या विलोपन विधि में या 3 चैप्टर में कहीं से भी आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक अगर हमारे ये सारे वीडियो को अगर आप देख लिए, सारे वीडियो को अगर आप देख लिए, जितना आपको पीछे वाले समय में आपको दिया गया है, अगर इन सारे को अगर देख लेते हैं तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगा। और इस वाले वीडियो में जिसमें अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वृत्त खंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको इसमें भी आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मुझे ये उम्मीद है कि इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दूर करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। आपको जो भी समस्या होगा उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग किस तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सिर्फ वही अब यहाँ पे क्वेश्चन को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन को अप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है हमने देखा था उसको व्यापक रूप से देखा था, क्या देखा था, व्यापक रूप से हमने वहाँ पे क्या किया था, उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर व्यापक रूप से तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे व्यापक रूप
यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण को, और यहाँ पे लिखेंगे अब बढ़िया तरीके से आपको दिए गए समीकरण को दिए गए समीकरण को व्यापक रूप से तुलना करने पर अब आपका व्यापक रूप क्या है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है। अब बताइए तो अब x के सामने कौन है? कुछ नहीं, एक है कि नहीं है? बताइए a1 कितना हुआ? 1। बताइए b1 कितना हुआ? -4 साइन को भी नहीं छोड़ेंगे। कोएफिशिएंट में गुणांक में चर के आगे वाले अचर के साथ उसका साइन भी लिखेंगे। साइन अगर आप छोड़ देते हैं तो समझिए कि आपका सारा ग्रुप ओवर है, ठीक है, सारा ग्रुप ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए साइन कभी ना छोड़े, ठीक है। साइन छोड़ने पर आपका सारा क्वेश्चन बना बना मेहनत जो है ना, मेहनत में क्या हो जाएगा? पानी फिर जाएगा। इसीलिए साइन को ध्यान में रखकर ही काम कीजिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो b1 हो गया -4 और आपका c1 कितना हो जाएगा? आपका 14, ठीक है। फिर आपका अगर a2 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a2 कितना है? तो आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका b2 कितना है? तो b2 कितना है? 2 है। और c2 कितना है? आपका c2 है ना, तो -14 है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। हमने क्या लिखा था? x लिखा था, क्या लिखा था? y लिखा था, क्या लिखा था? 1 लिखा था। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे अब हम कहाँ से उठाते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, कहाँ से उठाते हैं? y b से उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? y से उठाते हैं, है ना, मतलब b से उठाते हैं। इसमें क्या -4 है कि नहीं है? यहाँ पर लिखेंगे क्या? -4। इस साइड में लेफ्ट साइड में लिखते हैं -4 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्या? 2 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपका? उसके बाद क्या? ये c वाला यानी 14 और क्या? -14। उसके बाद इधर राइट साइड में क्या लिखेंगे? आपका 1 और 3, क्या है? 1 और 3। उसके बाद क्या है आपको बताइए? -4 और -2 क्या हो जाएगा? इधर लिखेंगे, यहाँ पे राइट साइड में लिखते हैं क्या? आपका -4 और कितना? +2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना में कोई दिक्कत है क्या? बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, कैसे लिखा आप समझते हैं? हमेशा उठाएंगे y से, तो -4 -2 इधर लिखा लेफ्ट साइड में। उसका राइट साइड में क्या लिखते हैं? 14 और -14। उसका क्या? a वाला यानी 1 और 3 उसके राइट साइड में, फिर आपका 4 -4 और 2 उसके राइट साइड में लिखते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? अब यहाँ पे क्रॉस, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इससे गुना करते हैं, इससे इससे गुना करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आता है? अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? अब यहाँ पे लिखते हैं क्या? आपका x बराबर क्या है? ये -4 और -14 लिखेंगे, -4 गुना -14 और फॉर्मूला अपने से, ठीक है। और क्या? 2 गुना कितना? 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। फिर क्या? y लिखेंगे, क्या आएगा? 14 और 3 यानी 14 गुना 3, फॉर्मूला का माइनस। उसके बाद -14 क्या है? -14 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। फिर क्या? 1 अपॉन में क्या? 1 और 2, 1 गुना 2 कोष्ठ में मत कीजिए और माइनस फॉर्मूला अपने का, और 3 गुना क्या? -4, कोई दिक्कत नहीं है। इतना में कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसके नीचे देखो तो यहाँ पे पूरा क्लियर आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? ठीक है, ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब x y, ठीक है, अपॉन में माइनस माइनस प्लस 14×56 और माइनस 14×28, क्लियर है? बराबर है तो बराबर, y है तो y अपॉन में 14×42 माइनस और माइनस प्लस 14 माइनस प्लस को ध्यान से काम कीजिएगा। उसके बाद 1 का 1 अपॉन में 1 गुना 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3×12, क्लियर है? और आप जानते हैं एक बार x को किसके बराबर? एक बार x को 1 के बराबर, एक बार y को 1 के बराबर, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे करना क्या है? तो x को और 1 वाले टर्म को लिखिए, x हो जाएगा और 56 और माइनस 28 हो जाएगा और बराबर 1 और कितना हो जाएगा? 2 प्लस कितना? 12, ठीक है। यहाँ पे x कितना हो जाएगा? 28 का भी नहीं होगा,
अढ़ाई दो 56 से 2.5 करेंगे 56 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा कितना 14 क्या हो जाएगा। अब गुना करेंगे ना क्या होगा x गुना होगा किससे 14 से और बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 गुना में आएगा तो भाग में x बराबर कितना होगा 28 और बटा में कितना 14 तो x कितना आया 2 x आया 2 देखिए x कितना आया 2 और फिर क्या करेंगे एक बार y पे रखेंगे और क्या करेंगे y में रखेंगे y के बराबर रखेंगे y क्या होगा 42 प्लस 14 बराबर 1 बटा 2 प्लस 12 तो y तो इसे ठीक है 42 से 14 कितना हो जाएगा 56 और बराबर कितना 1 बटा 14 तो क्या होगा y में गुना होगा कि नहीं 14 से इसमें कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा गुना करेंगे वही और y से ठीक है 56 ठीक है ये गुना इधर आएगा तो भागा 14 चौका 56 बराबर कितना हो गया 4 y कितना आ गया 4 तो देखिए क्वेश्चन वही है आंसर इस तरह का आएगा। बात समझ में आया। अब आप कहिएगा तो सर यहाँ पे ये व्यापक रूप लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आपने व्यापक रूप लिखा क्यों, ये वाला A1 और ये वाला बात क्यों लिखा। तो ये बाबू मेरे ये हमने जो लिखा है ना ये जो हमने लिखा है ये इस फॉर्मूला इसके लिए नहीं लिखा, इस प्रोसेस के लिए नहीं लिखा, हमने इसके लिए लिखा, इसको लिखा इसके लिए, ठीक है इसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा, इसके लिए यानी ये वाला जो बात है ना हमने इसके लिए लिखा, ठीक है इस फॉर्मूला में प्रोसेस से इसका कोई यूज नहीं है, इसको हमने इसलिए लिखा ये इक्वेशन में रखने के लिए x के वैल्यू में रखने के लिए आपको A1 ये सब चाहिए, ठीक है तो ये सारा आपका प्रोसेस हो गया क्या आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब यहाँ पे ये अगर समझ में आ गया यहाँ पे x की जगह हम सब क्या रखेंगे वहां पे बात रखेंगे, ठीक है तो अब यहाँ पे x लिखे हुए ठीक है ये तो प्रोसेस आ गया बड़ा सा यानी बड़ा विधि से जो हम लोग किए अब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला लिखिए क्या है अब यहाँ पे सीधे है ना फॉर्मूला रखा हुआ है x बराबर क्या b1 है तो b1 कहाँ है भाई मेरे तो b1 है -4 तो क्या लिखो b1 को जगह पे -4 लिखो बीच में क्या है गुना है ना तो गुना लिखो c2 कितना है तो c2 ले लो -14 क्या है -14 हम करो फॉर्मूला का माइनस, ठीक है और b2 कितना है तो हमारा b2 कितना है आपका 2 है क्या है 2 है और गुना c1 कितना है तो c1 है आपका 14 इसको बंद कर दीजिए अपॉन में कितना आया A1 कितना है A1 है हमारा 1 गुना A2 B2 कितना है 2 B2 कितना है हमारा 2 A2 B2 हां B2 कितना है 2 है कोई दिक्कत नहीं है समझ आ रहा है, ठीक है और B2 कितना है 2 है माइनस A2 कितना है 3 और फिर आपका B1 कितना है -4 क्लियर है अब सॉल्व कर दीजिए 56 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 12 अब कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और 14 हो जाएगा कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। चलिए देखिए ये हो गया फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे क्या करती है फॉर्मूला से आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया। देखिए ये था अगर बोला कि फॉर्मूला से सॉल्व करो तो फॉर्मूला का तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं तो ये तो x आ गया ना ये तो x आ गया अब y को सॉल्व करो यहीं पे ठीक है यहाँ पे सॉल्व करो यही सॉल्व करो यही पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है अब y को यहाँ पे ठीक है अब c1 कितना है 14 गुना a2 कितना है a2 है हमारा 3 को डिवाइड करो माइनस फॉर्मूला का और c2 कितना है हमारा c2 है -14 और गुना a1 कितना है a1 है 1 अपॉन आपका a1 कितना है 1 है गुना b1 कितना है b2 कितना है तो b2 है आपका 2 माइनस फॉर्मूला का a2 कितना है तो a2 हमारा जो है कितना है 3 है और गुना b1 कितना है तो b1 है -4 ठीक है तो इसको सॉल्व कर दीजिए 14 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा जी और माइनस प्लस 14 हो जाएगा अपॉन में कितना 2 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 3 12 बताइए 14 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना 56 बटा कितना हो जाएगा 14 ये y चल रहा है ना तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 कितना हो गया 4 मतलब समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं हम समझ पा रहे हैं ना कि ये हमने इसीलिए लिखे कि कितना आसान हो गया काम करने के लिए तो ये जो है ना ये जो है इस फॉर्मूला के लिए ठीक है और बाकी जो है आप समझ पा रहे हैं तो इस तरह से जो है आप फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका जो विधि है इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरह से जो है आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो आपका वृत्त गुणनखंड विधि है वो यहाँ से खत्म होता है, ठीक है खत्म होता है। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग एक विधि देखेंगे जिसका नाम क्या है रूपांतरण विधि, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं या रिड्यूसिबल मेथड भी कहते हैं। तो अगले क्लास में जो है ना इसके बारे में हम डील करेंगे रूपांतरण विधि के। तब तक यहीं तक था, धन्यवाद।